Hello everyone, we are going to start our remaining chapter of class 11th, chapter 1, and we are here bleak growth of modern industry. हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ना जब मॉडर्न मीन्स ब्रिटिश इंडस्ट्री या ब्रिटिश राज यहाँ पे इंडिया में आया तब उन्होंने ना कुछ अपने लिए यहाँ से लेके गए, यहाँ से पैसा लेके गए, यहाँ से सब कुछ लेके गए, क्योंकि उनको अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी थी वहाँ पे अपने ब्रिटिश एरिया में। तो इंडिया में भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, जो एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने भी अपना कंपनी स्टार्ट करनी शुरू की, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो चुकी थी। अभी हमने पीछे पढ़ा ना, कैपिटलिस्ट इकॉनमी भी मिक्स हो गई थी कि इंडिया आधी गवर्नमेंट के थ्रू चलती थी और आधी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के। तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने भी अपनी कंपनी स्टार्ट करनी शुरू कर दी। 1907 में स्टील कंपनी फाउंड हुई और टाटा आयरन्स, जिसमें शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्री सब कुछ इंक्लूड था। अब ब्रिटिशर्स ने रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया, पावर जनरेशन किया, क्योंकि रेलवे चलानी भी तो है रेल। डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स किए। पोर्ट्स में हम एक पॉइंट पढ़ते हैं स्विस कनाल का। स्विस कनाल होती है ना जो, वो एक डायरेक्ट रूट था ब्रिटिश और इंडिया को जो कनेक्ट करता है। एक लॉन्ग रूट था जो वो पहले लेते थे, वो था अफ्रीकन रूट, बट अब स्विस कनाल वो पोर्ट बन चुका था जो डायरेक्ट कनेक्ट करता था इंडिया और ब्रिटिश को। तो वो भी उन्होंने खोले, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी उन्होंने बढ़ाए ताकि उनका खुद का फ़ायदा हो सके। और हैंडीक्राफ्ट इंडियन को तो उन्होंने बैक किया, ये चारों पॉइंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें एक पॉइंट और है, इन्होंने क्यों किया। सिंपल सी चीज़ है, अपने लिए इन्होंने ग्रोथ की और इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। इंडिया का रॉ मटेरियल ले गए बिल्कुल फ्री में, थोड़ा बहुत बट फ्री में ही लगा के चलो आप। इंडस्ट्रियल इनपुट की ब्रिटेन में रेवोल्यूशन आ सके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसलिए रॉ मटेरियल यहाँ से लेके गए, यहाँ से जूट, कॉटन सब कुछ लेके गए, और इनके जो भी गुड्स थे, फिनिश गुड्स थे, वो इंडिया में आके बेचने लगे। अब इन्होंने जो इंडिया की खुद की मार्केट थी उसको एक्सप्लॉइट कर दिया था बिल्कुल अच्छे से, जो जैसे कि हैंडीक्राफ्ट वगैरह। इन्होंने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया था, हमारी पे नहीं। बट बाय चांस हमारे भी कुछ फ़ायदे हो चुके थे, जैसे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें थोड़ा एलेबोरेट करके बताया गया है। जैसे नेट एक्सपोर्ट होता था प्राइमरी गुड्स का, रो कॉटन, सिल्क, जूट, इंडिगो, शुगर, ये वाली। और एक्सपोर्ट इसका होता था क्लॉथ्स का, कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स, ये सारे। अब मोनोपोली क्यों, मतलब अगर यही हमारे से सामान ले रहे हैं, कच्चा और पक्का सामान हमें बेच रहे हैं, तो मतलब इनका खुद का फ़ायदा हुआ ना, हमारा नहीं हुआ। अब ये पॉइंट हमने पढ़ा था कि स्विस कनाल डायरेक्ट रूट हो गया, इसकी वजह से इनकी बिल्कुल मोनोपोली ही सेटअप हो गई इंडिया में, कि सिर्फ यही बेच पाएंगे और कोई नहीं बेच पाएगा। यही सामान रॉ मटेरियल लेंगे हमसे और कोई नहीं ले सकेगा। और ये पॉइंट्स ये सेम ही है। सेकेंड है कि सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट टू ब्रिटिशर्स, कि इन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया है, हमारे लिए नहीं। वही अब हमारी एक्सपोर्ट पे, हमारे हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट पे इन्होंने हैवी ड्यूटी लगा दी, बट अपने पे फ्री ड्यूटी। इसलिए ब्रिटेन में जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी या कॉलोनियल रूल जो हमारे यहाँ पे इन्होंने सेटअप किया था, उन्होंने उसका बिल्कुल फ़ायदा उठाया। हमारे यहाँ के जो भी पैसा था, जो भी आर्टिफैक्ट्स थे, जो भी मतलब अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी, ये उसी टाइम पे लेके गए हैं सब कुछ, और हमारे सिस्टम को बिल्कुल हिला दिया इन्होंने। जो हमारे, क्योंकि हम ये था पहले सिस्टम की, जियो और जीने दो, हमें किसी से ये मतलब नहीं था कि वो कोई हमारे ऊपर लड़ेगा के। एक ना, आज मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। इंडिया एक्सप्लॉइट इसलिए हुआ क्योंकि इंडियन लोगों ने एक्सप्लॉइटेशन करना चाहा। अब ये है कि अगर इंडिया एकजुट होके उन जो भी वो आए होंगे 1000-2000 लोग, क्या उनको नहीं मार सकता? राजा महाराजा के उनको नहीं निपटा सकते थे? कर सकते थे, बट वो खुद चाहते थे कि इंडिया एक्सप्लॉइट हो। कुछ एक लोग, सारे नहीं, कुछ एक जो पहले ही टॉप की पोजीशन में बैठे थे, वो खुद चाहते थे, इसलिए। और दूसरा पॉइंट था कि उनकी आपस की ईर्ष्या या आपस की जलन ने ही ना इंडिया को ऐसे बर्बाद किया है। अगर वो खुद समझदार होते ना इतने, तो आज इंडिया का ये हाल ना होता। और इंडिया वैसे तो बन जाएगा कुछ सालों में, बट फिर भी नंबर 1 इंडस्ट्री होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है? पॉपुलेशन काउंट करते हैं, जैसे जिससे भी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है उसे हम डेमोग्राफिक बोलते हैं। अब पॉपुलेशन किससे होती है कि बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है। अब बर्थ रेट डेथ रेट होता है कि पर 1000 पे कितने जन्म हो रहे हैं, कितने मरण हो रहे हैं, कौन कौन मर रहा है, कितने लोग मर रहे हैं और कितने जी रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा हाई था, 48 लोग और 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली। अब 48 तो बर्थ हो रहे थे और 40 मर रहे थे लोग 1000 पर 1000 में। अब ये बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, मतलब कि इतने लोग अगर मर रहे हैं तो डेमोग्राफिक की हालत ही ख़राब है भैया। सेकंड पॉइंट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब है कि जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, अब इसका भी रेट बहुत हाई था उस टाइम पे 34। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उस टाइम पे कि कितने साल तक जिएंगे, एक ना एवरेज होती थी कि इतने साल तक, तो मिनिमम 32 था, मतलब मैक्सिमम मिनिमम जो भी लगा के चलो 32 था। तो ये भी बहुत ज़्यादा कम है। अब की 68 है, काफ़ी इससे हाफली ज़्यादा, ये हाफ से भी ज़्यादा बढ़ गई है, बट ये 632 था। तो ये बहुत ही बुरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी हमारी उस टाइम पे। लिटरेसी रेट कि जो लोग लिखना और पढ़ना जानते हैं बस उसको बोलते हैं कि जो अपना लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं उनको लिटरेसी रेट में काउंट करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। तो ये 4 पॉइंट है जिससे हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल काउंट करते हैं। उस टाइम पे ये बहुत बुरी थी, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। सेकंड है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैसे हुई, आगे कैसे अलग अलग चेंजेस कैसे आए। अब ट्रांजिशन कैसे पता चली, क्योंकि हमने ये की सेंसस किया, पॉपुलेशन सेंसस हर 10 ईयर में होता है। अब 10 ईयर में होता है तो सबसे पहले कब हुआ था? 1888 में। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ये है ना कास्ट सिस्टम है, ये भी इससे टाइम पे आया था ब्रिटिशर से। इससे पहले कास्ट सिस्टम नहीं था, मतलब डॉक्यूमेंटेड नहीं था। पहले होगा, थोड़ा बहुत होगा, बट जब डॉक्यूमेंट्स पे आया ना ये, तो ये इसी टाइम पे आया जब ब्रिटिश रूल्स आए या ब्रिटिशर्स आए हमारे यहाँ पे, उससे पहले नहीं था। अब 1921 में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइन स्टार्ट हुआ, जिससे कंसिस्टेंटली ग्रोथ हुई। उससे पहले कभी कम हो रहे थे, कभी ज़्यादा हो रहे थे। ये सिर्फ उन्होंने डाटा दिया है, आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, इसमें सिर्फ यही है। एक पॉइंट और है इसमें कि मेंटेनेंस पे तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते थे, पर ग्रोथ पे नहीं करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा लो थी हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ ओरिएंटेशन पे, मतलब कि ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं था इतना का। और ये एक पॉइंट भी हो सकता है कि इंडियन इकॉनमी बैकवर्ड थी, स्टेगनेंट थी, ये इसका रीज़न भी हो सकता है। आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो उसमें। पॉइंट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मीन्स क्या है? मैंने आपको 3 सेक्टर बताए थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंटरनेशनल अफेयर्स या ट्रांसपोर्टेशन लगा सकते हो। कि अब ऑक्यूपेशन ये 3 ही थे, इन्हीं तीनों में डिवाइड होता है मोस्टली। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, कितने लोग कहाँ पे कैसे काम करते थे। अभी देखो इसमें भी देख सकते हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अब ये एग्रीकल्चर के हैं सारे वर्क, ये इंडस्ट्री के हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन के हैं। अब 72.7% लोग हमारे सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे, 10.1% इंडस्ट्री में और 17.2 ट्रांसपोर्टेशन में। तो आप देख ही सकते हो, ये तो हाफ भी नहीं है, इन दोनों को मिला के हाफ भी नहीं है, ये तो हाफ से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सबसे ज़्यादा तब हम एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। तो एक पॉइंट ये है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा हम एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। इंडस्ट्री एक सिग्निफिकेंट हमारा सोर्स था ऑक्यूपेशन का, क्योंकि अब इंडस्ट्री, अब आज के टाइम पे लगा लो आप, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी हो रही है, रूरल एरियाज़ हैं जो, उनमें भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ अब सेटअप होने लगी हैं, जिससे लैंड रेट्स भी बढ़ चुके हैं। उसकी वजह से ऑक्यूपेशंस भी बहुत ज़्यादा होंगी। अब देखना जॉब भी बहुत बढ़ेंगी, तो वो चीज़ें, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकती है, बट उस टाइम पे हमारा सब एग्रीकल्चरल सेटअप था। अनबैलेंस्ड ग्रोथ, अब इन दो, क्योंकि ये ज़्यादा है बहुत ज़्यादा और ये बहुत कम है, उसकी वजह से हमारी बैलेंस जो ग्रोथ थी ना, वो अनबैलेंस्ड हो गई है, एक ही तरफ झुक रही है, दूसरी तरफ नहीं है। उसको बोलते हैं लॉपस्लाइडेड, वन साइडेड की एक तरफा है सिर्फ। ये ऑक्यूपेशन का हो गया कि ऑक्यूपेशन कैसे थी। अब देखते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था उस टाइम पे। इंफ्रास्ट्रक्चर अब होता क्या है कि जिसमें हम
इकोनॉमिक चेंज मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुई, एक कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर जनरेशन, सोशल चेंज क्या हुआ, एजुकेशन, हेल्थ, ग्रोथ कैसी थी, हाउसिंग फैसिलिटी कैसी थी, ये सब हम इसमें काउंट करते हैं। तो इसमें वही वो जो टर्शरी सेक्टर वाला ना, ट्रांसपोर्टेशन वाला जो उन्होंने हमारे लिए किया था, उसी का है सब। रेलवेज, पोर्ट्स, पोस्ट एंड टेलीग्राम्स, रोड्स, ये सब इन्होंने हमारे इंडिया में लाया था ब्रिटिश। तो उसकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत ना एडवांस हो गया था, मतलब थोड़ा बहुत सुधर गया था, बिल्कुल अच्छे से नहीं बट थोड़ा बहुत है, जो उन्हें भी प्रॉफिट करे सिर्फ वो। नेक्स्ट है, वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। अब यही है, अब सारा कुछ नेगेटिव बता दिया, पॉजिटिव भी तो बताना है थोड़ा बता। तो भैया कमर्शियल आउटलुक हो गया था कि पहले ना हम सिर्फ अपने खाने के लिए करते थे, अब हम ब्रॉड माइंड करते हैं कि बेचने के लिए भी करते हैं। भैया सरप्लस करो और सेल कर दो, जो भी एक्स्ट्रा है थोड़ा बहुत रखो और सारा सेल कर दो। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब रेलवेज आई, रोड्स बने, टेलीकम्युनिकेशन हुई, तो उनकी वजह से जॉब भी स्टार्ट होगी, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। थर्ड है कंट्रोल ऑफ फैमिलीज। अब ये है, अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आया ना हमारे पास, तो अगर कहीं पे अकाल पड़ा है तो वहाँ पे हम खाना भिजवा सकते हैं, पानी का सिस्टम कर सकते हैं, तो उसकी वजह से फैमिलीज होते हैं, डिज़ास्टर्स, मतलब जो वो नहीं थे, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कहीं पे सूखा पड़ जाता है, बिल्कुल ड्रेन हो जाता है, बारिश नहीं होती, खाना के दाना नहीं रहा, खाना मतलब जो हम मतलब हम जो बोया वो भी नहीं हुआ, उसमें फेमिन्स बोलते हैं। अब ये कई बार ड्रॉट भी हो जाता है कि इतनी बारिश होगी कि कुछ हुआ ही नहीं, कई बार हो जाता है बिल्कुल सूखा ही पड़ गया कि बारिश ही नहीं हुई, उसकी वजह से फेमिन आते हैं, जो कि कंट्रोल होते थे उस टाइम पे, हम कर सकते थे सिर्फ इनकी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। मॉनेटरी सिस्टम फ्रॉम एक्सचेंज, अब इसका मतलब क्या है, पहले ना बार्टर सिस्टम चलता था कि अब एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी देते थे और एक्सचेंज करते थे उन दोनों को, बट इसमें फिर उन्होंने पैसे का सिस्टम लगा दिया, लेन देन का, कि भैया पैसे दो और पैसे से आप सामान खरीदो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अपने सर्वाइवल के लिए ना अच्छा से सेटअप कर दिया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब कुछ है, वो हमारे लिए सब कुछ करें, रेडी रेफरेंस करें कि वो प्लान जो उनके पॉलिटिशियंस हैं, प्लानर्स हैं, वो हमारे लिए फेवर करें। अब उन्होंने अपने ही बनाए थे वैसे तो वही है, जो ऊपर के थोड़े बहुत लोग थे, जब इंडिया में ये सब कुछ चल रहा था ना, तो इंडियंस का ना एक माइंडसेट बन चुका था कि अगर हम ब्रिटिश कंपनी में या ब्रिटिश गवर्नमेंट में हम अगर जॉब ले लेना तो हमारी लाइफ सिक्योर है, क्योंकि उन्हें ये था ही नहीं कि भाई ये हमें छोड़ के भी जाएंगे, उन्हें ये था कि बस यही कोड है तो ये सिस्टम बन चुका था उस टाइम पे। बट कुछ लोग थे जो हमारे जैसे शहीद भगत सिंह वगैरह, ये हैं सब, इन्होंने हमारी हेल्प की और हम आज एक आज़ादी की दुनिया जी रहे हैं, बट स्टिल वी हैव सम लैक्स बिकॉज ऑफ दैट टाइम। Thank you so much. We completed the first chapter on the eve of independence, economic